से हम आज के एमसीक्यूज़ ले लेते हैं और इन एमसीक्यूज़ में देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए है। तो दो वार्षिक साधारण सभाओं के बीच में अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ समझ लें कि जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है किसी मीटिंग में होता है तो उसको एनुअल मीटिंग कहते हैं। तो याद रखिए दो वार्षिक साधारण सभा में मतलब एक एनुअल मीटिंग में अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो उसको फाइनल डिविडेंड कहते हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया है दो एनुअल मीटिंग्स के बीच में अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो वो इंटरिम डिविडेंड कहलाता है, अंतरिम लाभांश कहलाता है। अगर मीटिंग के दौरान अगर ड्यूरिंग दी मीटिंग डिक्लेयर होता तो वो आपका क्या होता, वो आपका फाइनल डिविडेंड होता। क्योंकि फाइनल डिविडेंड कहाँ डिक्लेयर होता है, ये एनुअल जनरल मीटिंग में होता है, कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में होता है। लेकिन दो वार्षिक साधारण सभाएं मतलब 2 वर्ष के बीच में जो दो मीटिंग हुई हैं उन दोनों मीटिंग्स के बीच में अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो उसको इंटरिम डिविडेंड कहेंगे और इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर ए हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, लाभांश दिया जाता है तो हमने बताया था डिविडेंड किस पर पेड होता है। तो डिविडेंड जो पेड अप कैपिटल होती है यानी चुकता पूंजी या प्रदत्त पूंजी होती है, उस चुकता पूंजी या प्रदत्त पूंजी पर लाभांश का भुगतान किया जाता है। फिर इसके बाद तीसरा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लाभांश की घोषणा के लिए संचयों में से निकाली जाने वाली राशि कंपनी के 10% से अधिक नहीं होने चाहिए। तो किसके 10% से अधिक नहीं होने चाहिए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कंपनी की टोटल पेड अप कैपिटल और जितने फ्री रिज़र्व हैं, हमने आपको बताया था जैसा अभी, जितने फ्री रिज़र्व हैं वो कंपनी की टोटल पेड अप कैपिटल है उसका 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब डिविडेंड का डिक्लेरेशन जो होगा वो मैक्सिमम कितने परसेंट होगा, वो 10% होगा। किस अमाउंट के बराबर, जो टोटल पेड अप कैपिटल है और जो फ्री रिज़र्व है उन दोनों का टोटल करके हम कितने परसेंट निकाल दें, 10% निकाल दें। उस 10% से ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेरेशन जो है वो कंपनी नहीं कर सकती। इसके बाद पूंजी लाभ का लाभांश की बंटवारे के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो आपको अभी हमने आपको बताया था कि कैपिटल प्रॉफिट में कौन से कैपिटल प्रॉफिट है जिनका यूज़ नहीं किया जा सकता। अभी प्रीवियसली आपकी स्क्रीन पर आपको हमने ये बताया था। तो समावेलन के पूर्व लाभ जो प्रायोर इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है वो भी यूज़ नहीं हो सकता, सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं हो सकता, और पुनर्मूल्यांकन से लाभ जो हुआ है फिक्स असेट पर वो भी। ये तीनों चीज़ कैपिटल प्रॉफिट हैं और ये तीनों कैपिटल प्रॉफिट का यूज़ किस में नहीं हो सकता, डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं हो सकता। तो आपका आंसर यहाँ डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, लाभांश का भुगतान लाभांश की घोषणा की तिथि के कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए। तो 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। विथ इन 30 डेज़ कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद 30 दिन के अंदर डिविडेंड का पेमेंट क्या कर देना चाहिए। अगर कंपनी डिविडेंड का पेमेंट 30 दिन के अंदर नहीं करती तो उसको फिर 12% जो है वो इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये इंटरेस्ट रेट को भी याद रखें। कब, अगर वो डिले कर देती है डिविडेंड को पे करने में तो 12% उसको ब्याज देना पड़ेगा। ये भी रूल आप याद रखिए। तो फिलहाल आपका 12 क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। फिर 13th क्वेश्चन ले लेते हैं, लाभांश दर का निर्णय कौन लेता है। तो जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो कौन डिसाइड करता है। तो रेट ऑफ डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी संचालक मंडल डिसाइड करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतरिम लाभांश की घोषणा वित्तीय वर्ष में कब की जाती है। तो अभी हमने आपको बताया कि यहाँ जो इंटरिम डिविडेंड है वो क्या होता है, दो वार्षिक साधारण सभाओं के बीच में जब कोई लाभांश घोषित किया जाता है उसको अंतरिम लाभांश कहते हैं। तो ना ये प्रारंभ में होता है ना ये अंत में होता है। और ये कब होता है, तो ये दो मीटिंग्स के क्या होता है, दौरान होता है। तो याद रखिए ड्यूरिंग द ईयर होता है, इसको आप याद रखिए। अंतरिम लाभांश की घोषणा जो है वो दो वार्षिक साधारण सभाओं के बीच में की जाती है। तो आपका आंसर यहाँ फ़िलहाल क्या हो जाएगा, आपका आंसर फ़िलहाल यहाँ बी हो जाएगा कि ये, इसको याद रखिए। ये दौरान हमने बताया, इसका पूरा सेंटेंस ये होगा कि दो मीटिंग के दौरान किया जाता है, दो एनुअल मीटिंग के दौरान किया जाता है। तो ये
आपका आंसर हो जाएगा। अब 30 दिन के अंदर अगर घोषित लाभांश को प्राप्त करने का दावा ना करें, जैसा कि कंपनी क्या करती है, डिविडेंड वारंट जारी कर देती है। और डिविडेंड वारंट इस बात के लिए होता है कि आप अगर ऑनर हैं तो आपको डिविडेंड वारंट जारी किया जाएगा, और उस डिविडेंड वारंट को लेकर अगर आप कंपनी में उपस्थित होते हैं तो कंपनी में आपको क्या दे दिया जाएगा, फिर डिविडेंड दे दिया जाएगा, मतलब आपको लाभांश मिल जाएगा। तो ये राशि जो 30 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर भुगतान करने के निर्देश कंपनी को होते हैं, वो 30 दिन के अंदर अगर कंपनी के पास डिविडेंड वारंट लेकर नहीं पहुंचता तो फिर क्या होगा, तो उस रकम को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो फिर 7 दिन के अंदर, यानी विथिन 7 डेज़, 7 दिन के अंदर उस रकम को अदत्त लाभांश खाते में, मतलब अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया जाएगा। तो आप याद रखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो अनक्लेम्ड डिविडेंड है, मतलब ना मांगा गया लाभांश है, जिसको अयाचित लाभांश भी कहते हैं, उस अयाचित लाभांश को किस खाते में ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसको अदत्त लाभांश खाते में, यानी कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। और कितने दिन के अंदर ऐसा ट्रांसफ़र करना अनिवार्य होगा, तो 7 दिन के अंदर अनिवार्य होगा। 30 दिन के अंदर डिविडेंड क्या हो जाना चाहिए, पेड हो जाना चाहिए। अगर डिविडेंड पाने के लिए कोई शेयर होल्डर कंपनी से अगर कांटेक्ट नहीं करता तो विथ इन 7 डेज़, मतलब इन 30 दिनों के बाद 7 दिनों के अंदर कौन से अकाउंट में वो रकम ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, यानी कि अदत्त लाभांश खाते में वो रकम ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए जिस रकम को लेने के लिए अभी तक कोई अंशधारी कंपनी के पास नहीं आया। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स है, बोनस इश्यूज है, और इसके अलावा हमने आपको इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड के बारे में बताया। ये सूचनाएं आपको अच्छी लगी होंगी, तो अगर अच्छी लगी हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।